हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके और अपने घर वालों का और थोड़ा बहुत हमारा भी नाम रोशन कर सके। हमारा मतलब हमारे चैनल, कम से कम पता तो चलना चाहिए कि आपने पढ़ा कहाँ से, आपको इतना सब कुछ आता कहाँ से। ये भी तो, यही तो हमारा स्वार्थ है। कोई हमारा कुछ नहीं है, हमें बस इतना चाहिए कि जब आप कुछ हासिल कर लो तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं पर एक छोटी सी जगह पर हमारे चैनल का नाम जरूर होना चाहिए। यही हमारा क्या थोड़ा सा स्वार्थ है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है या चैप्टर ही मान लीजिए, आज हम क्या करने वाले, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इस चैप्टर का नाम है। ये अध्याय नंबर शायद 9वां या 9th चैप्टर है। ठीक है, अभी तक हमारे क्या हुए, 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा 9वां चैप्टर या 9वां अध्याय है। ठीक है, 9वां बोल लीजिए या 9वां बोल लीजिए, जो भी आपको सही लगे वो आप बोल सकते हैं। तो इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये शब्द आपने तो बहुत बार सुना होगा कि ये सब जो चीजें हो रही है वो बायोटेक्नोलॉजी का किया कराया है। टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? बायो मतलब होता है जीव, जिसमें जीव या जंतु क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए या मिल जाए, वो हमारी बायोटेक्नोलॉजी हो जाती है। इसके अलावा जो भी क्या होती है, तकनीकें होती है, वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। तकनीक ही तो टेक्नोलॉजी है, कोई अलग से तो है नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा क्या होता है? अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, जब जीव आए हैं तो जीव के साथ ही कुछ परिक्रम करने पड़ेंगे, तभी तो कुछ मतलब है। आपने अक्सर का नोटिस किया होगा कि पहले क्या होते थे, पहले क्या मैक्सिमम जो आप प्लांट देखते हो कि वो बड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तब उनमें फल वगैरह आते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखते हो इतने छोटे से भी प्लांट रहते हैं, उनमें फल आ जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसे हो सकता है किसके द्वारा? जीन के द्वारा। आपको चैप्टर पढ़ाया था हमने वंशागति एवं विविधता, उसके बाद पढ़ाया था हमें आपको आणविक सिद्धांत वाला अध्याय, ठीक है, जिसमें आनुवंशिकी वाली जो हमारी इकाई थी या यूनिट थी, उसमें हमने बात की थी। उसमें आपको बताया गया था कि जीन के बारे में, कि पूरा एक कोई भी जीव है, कोई भी एक जीव है या कोई भी एक पौधा या कुछ भी है, लिविंग चीज होनी चाहिए जिसमें जीवन हो। उसमें जितनी भी काम करने की या जो भी लक्षण प्रदर्शित करने की जो भी सूचनाएं होती हैं, वो कहां पर संग्रहित होती हैं? वो सारी की सारी सूचनाएं कहां पर होती हैं? डीएनए में होती। तो वो सारी की सारी सूचनाएं कहां पर होती हैं? डीएनए के अंदर होती हैं। कहां होती है? डीएनए के अंदर। अब डीएनए के अंदर जहां पर सूचनाएं होती हैं, उस भाग को हम बोलते हैं क्या? जीन बोलते थे। डीएनए का वह भाग जहां पर इंफॉर्मेशन या सूचनाएं होती थी, उसी भाग को हमने क्या बोला था? जीन बोला था। मतलब जीन के पास ही क्या होती है? एक्चुअल में इंफॉर्मेशन होती है, वास्तव में जो इंफॉर्मेशन होती है वो जीन कहलाती है। समझे? अगर हम क्या करें, किसी भी, चाहे वो अब जीव जंतु में सब आ जाएंगे, हमारे पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, हमारे जंतु भी आ जाएंगे। ये जीव बोल लीजिए, जीव मतलब जिनमें जीवन है। ठीक है, तो उसमें हमारे पौधे भी आ जाएंगे, हमारे जंतु भी आ जाएंगे। समझे? अगर हम किसी भी जीव के जीन में अगर कोई परिवर्तन करते हैं, किसमें परिवर्तन करते हैं? जीन में। अगर उसके जीन में परिवर्तन करेंगे तो उसके दृश्य रूप में परिवर्तन स्वाभाविक है। समझे? आप, आपको भी पढ़ाया था वहां पर कि जो हमारा जीनोटाइप किसका? प्लांट का। वो आपने देखा होगा मटर वाले में, अगर जीनोटाइप बदल रहा था तो उसके फिनोटाइप भी क्या हो रहे थे? बदल रहे थे। समझे आप? मान लीजिए कि जैसे कोई छोटा सा प्लांट है, ठीक है, या मान लीजिए कोई पहले प्लांट होता था, वो बड़ा होता था, उसके बाद उसमें फल आते थे। तो उसका जो लंबाई वाला कैरेक्टर था या फल पकने वाला जो कैरेक्टर था या फल आने वाला कैरेक्टर था, वो एक हिसाब से आता था। तो हमने क्या किया, उसके जो जीन थे उस जीन को बदल दिया। मतलब मान लीजिए कि कोई एक प्लांट है, उसको 5 साल, जब वो प्लांट मेच्योर होता, 5 साल बाद उसमें फल आते हैं। हमने क्या किया, उस जीन को बदल करके ऐसे प्लांट के जीन डाल दिए जो 1-1.5 साल में ही क्या देते थे? फल देते थे। तो जो वो फल आने वाला जीन था या जो फल बनाने वाली जो सूचनाएं थी, उनको बदल दिया हमने। तो जल्दी ही क्या होते हैं, उसमें फल आने लगते हैं। उसकी हाइट को भी हमने क्या कर दिया, हाइट वाला या उसकी जो लंबाई वाला जो लक्षण था, उसका जीन भी बदल दिया। तो पौधा छोटा का छोटा है और जल्दी उसमें क्या होते हैं? फल आ जाते हैं। तो सब क्या किया हमने? जीन को परिवर्तित किया। हमने जीन परिवर्तित किए तो उनके क्या हुए? दृश्य रूप भी परिवर्तित हो गए या फिनोटाइप भी क्या हो गए? उनके परिवर्तित हो। अभी हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते क्यों? बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? मनुष्यों के लिए। अब पौधों का तो इसमें कोई खास लाभ है नहीं है,
जो भी चीजें हो रही हैं वो सब किसके लिए हो रही है? मनुष्य के लाभ के लिए हो रही है। किसके लाभ के लिए हो रही है? मनुष्य के लाभ के लिए। और एक चीज और बता दें आपको कि जो भी ये प्रयोग होते हैं या जो भी तकनीक होती है बायोटेक्नोलॉजी का, इसका यूज मनुष्यों पर नहीं करते हैं। समझे? अब आपने मूवी वगैरह देखी होंगी, हाइपोथेटिकल जरूर होती है लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज रिलेट करती है कि किसी मनुष्य के अंदर भेड़िए का जीन डाल दिया या किसी और अदर जानवर का जीन डाल दिया, तो वो उसकी तरह क्या करने लगा? बिहेव करने लगा या उसकी तरह व्यवहार करने लगा। हमने उसका जीन बदला, उसका दृश्य रूप ही बदल गया। समझे आप? तो ये केवल मूवियों में दिखाया जाता है, एक्चुअल में मनुष्यों पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। इसके भी क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। समझे? सरकार क्या होती है? गठन बनाती है, कमेटी बनाती है, उसमें क्या होती है? शर्तें निर्धारित होती हैं। जब भाई कोई भी चीज क्या होती है? लागू होती है या कोई भी चीज हम बनाते हैं, तो उसमें क्या होती है? हमें सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। अब वो सरकार ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल व्यक्ति उसमें बैठ के वो डिसीजन ले लेता, उसमें काफी कमेटी क्या होती है? भागीदारी दिखाती। उसमें उचित और अनुचित दोनों पक्षों को देख करके डिसीजन लिया जाता कि कौन सा मनुष्य के हित के लिए हो सकता है, कौन सा नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि आपने रोबोट मूवी देखी थी, तो रोबोट मूवी में क्या थे? उन्होंने एक उचित प्रयोग बताए गए थे उसमें। जब शुरुआत में रोबोट बनाया गया था तो उसमें यही बताया गया था ये आर्मी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन बाद में थोड़ा बहुत आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए बता दे रहे कि और थोड़ा रिलेट भी कर पाए आप, लेकिन बाद में उसका मिसयूज भी हुआ था। थोड़ी सी वो उसकी मेमोरी थी उसको बदल दिया, तो वो हमारा ही क्या हो गया था? दुश्मन हो गया था। समझे? इसी प्रकार से अगर हम मनुष्यों पर भी करने लगे, पहली बात तो सरकार परमिशन देती नहीं है। अगर मनुष्य पर करें तो वैज्ञानिक क्या होते हैं? थोड़े से पागल होते हैं। उनको क्या होती है? क्यूरियोसिटी रहती है, उन्हें थोड़ा सा और अच्छा क्या कर सकते हैं ये जानने की हमेशा उन्हें क्या रहती है? इच्छा रहती है कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं। तो शायद अगर वो मनुष्यों के साथ करें तो वो गंभीर स्थिति भी बन सकती है। इसलिए मनुष्यों पर सरकार अलाउ ही नहीं करे कि आप उनके जीन से कोई छेड़खानी करें। समझे? तो आपको इतना समझ में आ गया कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी में क्या? जीव की, जो बायो मतलब होता है जीव, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। अब जीव में कुछ तकनीक की जाए जिसका हमें फायदा हो, तो भी बायोटेक्नोलॉजी होता। अब बायोटेक्नोलॉजी के नुकसान में तो अगर व्यक्ति मेहनत करेगा तो वो फायदे के लिए करेगा, नुकसान के लिए तो नहीं करने वाला ना। तो क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में? किसी भी, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु में मनुष्यों को नहीं लेंगे हम। मनुष्य के अलावा जैसे मान लीजिए कोई एक गाय है, ये चीज ऐसा नहीं है कि आज से है, ये चीज हमारे पुरख जो पूर्वज होते हैं, पुरखा बोलते हैं, वो भी क्या उनके करते आए। देखा होगा आपने कि जैसे पहले क्या होता था कि जो बलवान सांड होता था या ताकतवर सांड होता था और जो दुधारू गाय होती जो ज्यादा दूध देती थी, उनके बीच में क्या करते थे? संकरण कराते थे, ताकि जो बच्चा हो, अगर वो सांड होगा तो उसमें ताकत अच्छी रहेगी, अगर वो गाय होगी तो उसमें दूध देने की कैपेसिटी अच्छी रहेगी। तो ये क्या थे? पहले से ही करते आ रहे थे, लेकिन इन्हें एक तकनीक के आधार पर उपयोग नहीं किया जाता था। उन्हें ये पता तो था, आपको हमने वंशागति वाले में पढ़ाया था कि जो भी हमारे पूर्वज थे उन्हें ये पता था कि जो जीन होते हैं या आनुवंशिक लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन उन्हें इसका वैज्ञानिक कोई रूप नहीं पता था। वो संकरण तो कराते थे लेकिन उनका वैज्ञानिक रूप नहीं पता था। तो फिर इसमें दिक्कत क्या थी? जैसे हमारे पूर्वज कराते आए थे वैसे हम कराते आए, तो दिक्कत क्या थी? उसमें दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है कि जैसे हम मान लीजिए किसी दुधारू गाय की और ताकतवर सांड के बीच में संकरण कराते हैं, तो हमें केवल उसमें दो कैरेक्टर हमें अच्छे दिख रहे हैं। एक तो सांड जो बलवान है वो कैरेक्टर हमें चाहिए, और जो दूध गाय ज्यादा दे रही है वो हमें चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि लक्षण इतने ही होंगे। हो सकता है इनमें जो लक्षण हो इनके अलावा कई सारे और लक्षण होंगे। अब पूरा डीएनए जाएगा तो पूरे लक्षण जाएंगे। समझ रहे हैं आप? पूरा डीएनए जब जाएगा तो पूरे लक्षण जाएंगे, लेकिन हमें पूरे लक्षण तो चाहिए नहीं है। हमें केवल लक्षण कितने चाहिए कि ताकतवर सांड हो, ताकतवर जो सांड है उसकी क्षमता कैसी हो? ताकत वाली, अच्छी ताकत होनी चाहिए, और जो गाय है वो ज्यादा दूध देने वाली हो। हमें ये दो लक्षण चाहिए। लेकिन जब हमने नेचुरल रूप से उनका संकरण कराया तो सारे लक्षण आ जाएंगे। अब मान लीजिए जो बैल था या सांड था वो जल्दी बीमार हो जाता है, उसमें रोग प्रतिरोध क्षमता कम है, तो जो अब नया बच्चा बनेगा वो भी बीमार ही होगा, मान लो उसको जल्दी बीमारी हो जाएंगी। ये सब चीजें, तो जो हमें लक्षण चाहिए भी नहीं है वो लक्षण भी आ जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये तकनीक क्या कर रही थी? कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउनफॉल दिखा रही थी, मतलब इसमें पूरी तरीके से ये प्रभावी नहीं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो आपकी तकनीक, इसमें क्या होता? इस तकनीक में क्या करते हैं? हम प्रॉपर उसी जीन को लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेज ऐड करते हैं आपके लिए, जैसे मान लीजिए पूरा डीएनए है। क्या है हमारा? ये पूरा डीएनए है, ठीक है। अरे भाई, ये क्या है? हमारा पूरा डीएनए, ठीक है। अब इस डीएनए में पूरी सूचनाएं होंगी, पूरी सूचनाएं होंगी। जब इसको
ये मान लीजिए क्या है हमारा, थोड़ा सा बस ओवरव्यू बताएंगे ताकि आपको समझ में आ गया इसका हमें उपयोग क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। ये ताकतवर बैल है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये हमारी गाय है जो क्या कर रही है, ज्यादा दूध दे रही है, ठीक है। अब दोनों के बीच में जब संकरण कराती हैं, क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, या मान लीजिए बैल के स्पर्म या सीमेन को जब गाय के अंदर प्रवेश कराती है तो ये पूरा मटेरियल अंदर जाएगा, पूरा डीएनए। अब इसमें हर प्रकार की सूचनाएं इस डीएनए में, मान लीजिए इस भाग में इसकी ताकत के लिए सूचनाएं थी, इस वाले भाग में कुछ किसी और लक्षण के लिए सूचनाएं थी, ठीक है, इस वाले के लिए कुछ किसी और लक्षण की। अब ये हमें लक्षण केवल चाहिए ताकत वाला, हमें लक्षण चाहिए कौन सा, ताकत वाला, ताकत लिख गया, हमें लक्षण कौन सा चाहिए, ताकत वाला। अब ये दो लक्षण जो हैं वो हमें चाहिए नहीं है, ये जो दो लक्षण थे हमें ये नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी हमें मिल रहे, तो हमें इनकी जरूरत थी नहीं ना, ये हमारे उपयोग के थे, लेकिन ये फिर भी जा रहे। और जैसे ये गाय में थे, इसी प्रकार से गाय का ये वाला लक्षण था, ये ज्यादा दूध देता था, ये वाला लक्षण, तो ये वाला तो चाहिए है, इसके अलावा और भी लक्षण होंगे इस जीन पर जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम नेचुरल या प्राकृतिक रूप से संकरण करा रहे हैं तो ये पूरे लक्षण हमें मिलेंगे जो हमारे कोई मतलब की नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम करते क्या, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, इतने से भाग को हम कट करेंगे, बैल का जो ताकत वाला डीएनए का जो जीन था उस भाग को हम कट करेंगे, कट करने के बाद गाय के जो डीएनए था उसके साथ जोड़ देंगे, कौन से, ताकत वाले जीन के साथ जोड़ देंगे, फिर इसको इंटर करा देंगे गाय के साथ या किसी और एनिमल के साथ, मतलब गाय का ही, ऐसा नहीं कि गाय के जो हमने जीन उठाए हैं वो कुत्ते के अंदर एंटर करा दें तो वो अपने लक्षण प्रभावित, वो सो ही नहीं कर पाएगा, प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। आ रहा आपको समझ में, फिर से बता दें, देखो ये बैल है, बैल का डीएनए, ये गाय का डीएनए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बैल से हमें चाहिए ताकत और गाय से चाहिए हमें ज्यादा दूध, तो हम क्या करेंगे, बैल के ताकत वाले जीन को हमने बाहर निकाल लिया, मान लीजिए इतना सा भाग ये जीन था, इसको निकाल लिया, और ज्यादा दूध वाले इनको निकाल लिया। अब इनको आपस में दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ज्यादा दूध भी मिलने लगेगा नए जो भी गाय होगी, और उसमें ताकत भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सांड, अब ये ना कह देना आपके सांड बना तो वो दूध देगा, नहीं, उसमें ताकत ज्यादा रहेगी, समझे आप। अगर आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं तो आपके समझ में आ जाएगा, समझे। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे लक्षण नहीं डाल रहे, हम केवल वही लक्षण डाल रहे हैं जो हमें चाहिए हैं, हमें जो लक्षण चाहिए हैं हम केवल वही लक्षण ले रहे हैं। और पहले क्या होता था, पहले पूरे लक्षण मिल जाते थे जो हमें चाहिए भी नहीं है, फिर भी वो लक्षण मिल जा रहे और वो नुकसानदायक भी हो सकते थे, इतना क्लियर है। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, कोई भी हमने एक जीव लिया, उसके जीन को हमने परिवर्तित किया या जीन को चेंज कर दिया अच्छे जीन के साथ, तो उसके बाद क्या होगा, उसका दृश्य रूप भी बदल जाएगा या उसका फिनोटाइप भी बदल जाएगा, तो यही क्या कहलाती है, हमारी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है, समझे आप। अब बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत इजी भी है ये चैप्टर, अगर आपने सीक्वेंस के साथ समझा, एक फ्लो में समझा, तो आपको ये चैप्टर कहीं से कठिन नहीं लगने वाला। बस थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में, डीएनए के बारे में, जीन के बारे में, समझे आप। अगर ये जानकारी आपको होगी तो आप आराम से ये चैप्टर को बहुत आराम से समझ सकेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है आपको समझाने की। अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, तीसरी बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखो ओवरव्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, इसको एक बार साफ करते हैं। देखो क्या हुआ, मान लो हमारे पास क्या था, बैल था, क्या था, बैल था, बैल का ये डीएनए है, ये गाय का डीएनए, क्या है, गाय का डीएनए, ठीक है। अब ये डीएनए कहाँ होता है, हमारी प्रत्येक कोशिका में होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और प्रत्येक कोशिका हमारी, चाहे वो शुक्राणु की हो, चाहे हाथी की कोशिका हो, चाहे बाल की कोशिका, इन सब में ये चीजें होंगी। अब मान लीजिए ये क्या था, हमारा बैल या सांड था, ठीक है, बैल या सांड। अब बैल में क्या होती है, ताकत होगी, दूध तो ये देता नहीं है, ये मान लीजिए हमारी गाय है, तो गाय क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमें अगली संतान बनानी है, अगली संतान बनानी है, वो हमें ताकतवर भी बनानी है और दुधारू भी बनानी है। तो वो कैसे होगा, तो क्या किया हमने, इसका ताकत वाला डीएनए निकाला हमने, बार बार ताकत लिख रहे हैं, ताकत वाला डीएनए या जीन निकाला हमने, ठीक है। और यहां से ज्यादा दूध वाला जीन या डीएनए मिलाया, इन दोनों को आपस में मिला करके टेक्नोलॉजी के थ्रू, ऐसे नहीं मिला रहे, यहां से उठाया वहां से उठाया, ऐसे चिपका के ऐसे डाल दिया, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां से हमने क्या किया, इन दोनों के डीएनए को मिला करके
फिर किसी दूसरे जानवर से मतलब किसी और गाय या बैल में क्या कर दिया, इनको प्रवेश करा दिया, ठीक है। या मान लो इसी को उठाकर किस गाय के अंदर डाल दिया, ठीक है। इस बैल का जो ताकत वाला जीन था, इसको उठा करके सीधा गाय के अंदर प्रवेश करा दिया। किसके अंदर प्रवेश करा दिया? अपने गाय के अंदर प्रवेश करा दिया। तो जो भी अब हमारी संतान बनेगी या जो भी संतान ही बनेगी, तो वो क्या होगी? अगर गाय बनेगी तो ज्यादा दूध देगी, सांड बनेगा तो वो ज्यादा ताकतवर होगा, ठीक है। ये होते हैं जीन को चेंजेस करने वाले। जैसे कि आपको बताया था, छोटे छोटे से आपने संतरे के पेड़ देखे होंगे, आम के पेड़ देखे होंगे, छोटे ही होते हैं, उनमें फिर भी फल लगने वाले लग जाते हैं, पकने भी लगते हैं। इसके अलावा आपने देखे होंगे कि अब जो सलाद आते हैं, जो पपीता आते हैं, वो उनमें बीज नहीं होता, उनको बीज रहित कर देते हैं। तो उनका जो बीज बनाने वाला जो भी जीन था उसको खत्म कर देंगे। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस होती है, या फिर और अन्य चीजों को और ज्यादा मात्रा में उत्पादन बढ़ाने में। तो बहुत सी चीजों में हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीक है या टेक्निक है जिसमें जिंदा या लाइव ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट या प्रक्रम बनाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए क्या हो, लाभदायक या उपयोगी हो। समझे? अभी आपने जैसे देखा होगा, सभी माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस जैसे कर्ड, दही, ब्रेड या वाइन का बनाना भी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ये सब भी किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी आते हैं। आजकल सीमित अर्थ में बायोटेक्नोलॉजी को देखा जाए तो इसमें वे प्रोसेस मतलब प्रक्रम आते हैं जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऊपर दिए गए सब्सटेंस को बड़े पैमाने में उत्पादित किया जाता है। ये जो हमारे दही है या ब्रेड बनाना है या वाइन बनाना है, इन सब का क्या हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन शुरू हो गया है। किसके द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। समझे? अब जैव प्रौद्योगिकी में ऐसा क्या है कि बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है। आप देखिए, प्राकृतिक चीजें जो होती हैं वो अपने एक समय के अंतराल से होती हैं, उन्हें एक फिक्स समय लगेगा तब वो जाकर के कंप्लीट होती है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम समय को बचा लेते हैं और उसकी मात्रा को बढ़ा लेते हैं। समय की बचत होती है और मात्रा की क्या होती है, अधिकता हो जाती है। किसके द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। अगर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे हम, तो आज की जो जनसंख्या है हमारी, उसको हम उत्पाद एक हिसाब से बराबर मात्रा में पहुंचा ही नहीं पाएंगे। आधी जनता भूख से मर जाएगी अगर हम बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की सहायता ना लें। समझे आप? आगे चलकर अनेक प्रोसेस या टेक्निक्स को भी बायोटेक्नोलॉजी में शामिल किया गया है। अब अनेक टेक्निक्स कौन सी? हमें वैक्सीन का बनाना, ये सब भी किसमें आती है? हमारी बायोटेक्नोलॉजी में। या आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बच्चे का बनाना, टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा, वो भी हमारी किसके द्वारा, किसमें आती है? जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी में आती है। उदाहरण के लिए देखो, यहां पर लिखा हुआ है इन विवो फर्टिलाइजेशन, जिसके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण होता है। डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना या डिफेक्टिव जीन को सही करना, ये सब भी हमारी किसमें आती है? हमारी बायोटेक्नोलॉजी में ये आती हैं चीजें। अब इसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यूरोपीय जो जैव प्रौद्योगिकी एक संघ है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने एक अपनी अलग परिभाषा दी थी। इसने क्या किया था कि जो हमारी पुरानी जो तकनीकें थी संकरण कराने वाली, जो अभी तक हमने आपको पढ़ाई वो पुरानी ही पढ़ाई है, जो भी हमारी पुरानी तकनीकें थी उनको और आज की जो जैव प्रौद्योगिकी है, दोनों को मिला करके जो संयोजन बनता है या समायोजन बनता है, उसको इन्होंने इंक्लूड करके परिभाषा दी थी। इन्होंने क्या बोला था? ईएफबी के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, देखो पहले यहां से पढ़ लेते हैं। ईएफबी द्वारा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म ये लिखिए और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। द्वारा दी गई डेफिनेशन में ट्रेडिशनल मतलब होता पारंपरिक, जो पुरानी विचारधारा थी, ट्रेडिशनल व्यू तथा मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों को समाहित किया गया है। जो यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ है उसके द्वारा जो भी परिभाषा दी गई है, उसमें उन्होंने पारंपरिक व्यू जो हमारे पूर्वज यूज करते थे उसको भी इंक्लूड किया या मिलाया है। इसके अलावा जो आज की मॉडर्न मॉलिक्यूलर जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको भी उन्होंने इसमें मिलाया है। ईएफबी द्वारा दी गई परिभाषा ये आपको याद करनी है। अगर आप बोर्ड के हैं तो बोर्ड में डायरेक्ट ईएफबी द्वारा दी गई परिभाषा पूछ ली जाती है, और नीट में भी क्या होंगे, और उसमें पूछ लिया जाएगा कि ये जो थ्योरी है वो सही है या नहीं, जो डेफिनेशन लिखी है वो सही है नहीं है। इस प्रकार है प्रोडक्ट तथा सर्विस के लिए नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान व जीव कोशिका व उसके पार्ट और आणविक अनुरूपों का समायोजन,
ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई थी? ईएफबी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? ईएफबी के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। अब जैव प्रौद्योगिकी के दो सिद्धांत होते हैं हमारे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग और दूसरा हमारा है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग। दोनों की मतलब बताते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम? किसी भी जीव के डीएनए को करते हैं परिवर्तित कर देते हैं या उसके जीन को परिवर्तित कर देते हैं। ये हमारी होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसी भी जीव के जीन को परिवर्तित करना हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है। अब रासायनिक प्रक्रम क्या होते हैं? अब मान लीजिए कोई एक कमरा है, अब यहां पर मान लीजिए हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है। अब एयर में तो बहुत सारी चीजें उपस्थित होती हैं, कई बैक्टीरिया भी होते हैं, कई वायरस भी होते हैं, हर चीज उपस्थित होती है। तो मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब उस एक्सपेरिमेंट में कोई चीज दखल ना दे, तो उस दखल ना दे इसके लिए हम क्या करेंगे? उस पूरे वातावरण को जहां पर भी हम वो चीजें बना रहे हैं उसको स्टेराइल करेंगे, मतलब वहां को पूरे एकदम साफ कर देंगे पूरी तरीके से। वहां पर जो भी एयर होगी वो प्योर एयर होगी, उसमें कोई भी बैक्टीरिया ना हो, ना ही कोई वायरस हो या कोई भी और अन्य चीज ना हो जो उस प्रक्रिया को क्या कर सके? बाधित कर सके। तो ये होता हमारा रासायनिक प्रक्रम। तो सबसे पहले क्या समझते हैं? आनुवांशिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या करते थे? किसी भी जीव के आनुवांशिक पदार्थ को बदल देना। अब आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है हमारा? डीएनए या आरएनए। आरएनए केवल वायरस में होता है जबकि डीएनए सभी में होता है। ठीक है। इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थ हो, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, कि रसायन में परिवर्तन कर इसे परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। अभी हम जब इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ऐसे इसमें पूरी अच्छे समझ में आएगा क्या होगा। मान लीजिए, देखो आपने प्लाज्मेट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम भी आगे बताने वाले हैं प्लाज्मेट के बारे में। जो हमारी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में प्लाज्मेट होता है। प्लाज्मेट क्या होता है? चलो प्लाज्मेट के बारे में बता ही दें। मान लीजिए ये हमारी बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में आनुवांशिक पदार्थ होगा हमारा। आनुवांशिक पदार्थ के अलावा इसमें क्या होती है हमारे अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एक और अलग से आनुवांशिक पदार्थ होता है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मेट बोलते हैं। और ये जो प्लाज्मेट है ये भाई बहुत लाभदायक है। इसके बिना तो मान लीजिए आपकी आधी बायोटेक्नोलॉजी अधूरी है। ये क्या हमारा प्लाज्मेट है। अब ये जो प्लाज्मेट होता है, प्लाज्मेट क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, मतलब एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है जो करता है खुद से विभाजित हो सकता है। ये मतलब अपनी कॉपी खुद से बनाने की क्षमता रखता है। तो क्या करते हैं, मान लीजिए इसको हमने बाहर निकाला, इसको प्लाज्मेट को हमने बाहर निकाला, इसको प्लाज्मेट को हमने बाहर निकाला। अब क्या था, हमें कोई चीज क्या करनी है? बनानी है। मान लीजिए इंसुलिन आपने सुना होगा, चलो इंसुलिन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इंसुलिन आपने सुना होगा। इंसुलिन क्या करता है? हमारे जो रुधिर होता है उसमें शर्करा को कंट्रोल या शुगर लेवल को करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो जिसको डायबिटीज हो जाती है उसमें इंसुलिन का लेवल क्या होता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो रुधिर में ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो क्या करते हैं, पहले की जब पहले जो क्या होते थे, इंसुलिन के इंजेक्शन बनाए जाते थे, इंसुलिन दिया जाता था, वो क्या करते थे? जो सुअर होते थे उनकी यकृत से करते थे, इंसुलिन को निकालते थे, फिर उनको क्या करते थे? मनुष्य के अंदर प्रवेश कराते थे। तो उससे क्या होते थे? बहुत मतलब अनहाइजीनिक चीजें हो जाती थी और बहुत कम मात्रा में एक तो उत्पादन होता था उस चीज का, किसका? इंसुलिन का कम मात्रा में उत्पादन होता था और वहां से लाते तो अनहाइजीनिक चीजें भी हो जाती थी। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया? जैसे आप चलो इसको समझा ही दें पूरे तरीके से। वैसे इसको हम अगले लेक्चर में समझाने वाले थे लेकिन यहीं समझा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए प्लाज्मेट, प्लाज्मेट कहां पर होता है? हमारे बैक्टीरिया या जीवाणु के अंदर। ठीक है। अब मान लीजिए ये मनुष्य का, अरे भाई तुम्हें कहीं नहीं जाना है, जाना तो केवल इस पेन को। ये मान लीजिए हमारा क्या है? लीवर है। ठीक है। क्या है हमारा? ये लीवर है। ठीक है। अब इस लीवर में सॉरी लीवर नहीं, पैनक्रियाज में होता, सॉरी पैनक्रियाज बनाना था मैं। पैनक्रियाज से क्या किया हमने? इंसुलिन लिया। मान लीजिए हमारा क्या है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से क्या किया हमने? यहां से इंसुलिन जो बनाने वाली बीटा सेल होती है उनको निकाला। यहां से क्या निकाली हमने? बीटा सेल या बीटा कोशिकाएं निकाली। ये जो बीटा सेल होती है ये इंसुलिन को बनाती थी। तो इससे जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है, क्या करने वाला? इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है उसको हमने निकाल लिया। ये क्या है? इंसुलिन बनाने वाला जीन है। क्या भाई? इसका इंसुलिन बनाने वाला ये जीन है।
अब यहाँ पर ये हमारा प्लाज्मिड था, क्या था भाई हमारा, यहाँ पर हमारा प्लाज्मिड था। तो इस प्लाज्मिड को क्या करेंगे, हम कट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। आपको बता दिया था प्लाज्मिड में कैपेसिटी होती है खुद से डिवाइड होने की, खुद से विभाजित होने की। अब जितना भाग ये कट किया है उतने भाग में हम इंसुलिन बनाने वाला जीन ऐड कर देंगे। मान लीजिए ये पिंक कलर का था, चलो इसको पिंक ही कलर का करते हैं, ये हमने निकाला है, ये कैसा, पिंक कलर का, ठीक है। उस जीन को उठा करके हमने इस प्लाज्मिड के साथ ऐड कर दिया या जोड़ दिया, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि ये ओवरव्यू क्लास है एक हिसाब से। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको आगे की चीजें बहुत अच्छी से समझ में आ जाएंगी। हमने क्या किया है, बैक्टीरिया होती है, जीवाणु कोशिका होती है। जीवाणु कोशिका के अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है जिसमें खुद से विभाजित होने की क्या होती है, क्षमता होती है। समझे आप। तो क्या करते हैं मनुष्य में इंसुलिन के, आपने पता डायबिटीज में इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो इंसुलिन बनेगा कहां से, तो इंसुलिन हमें बनाना सीखना है। हमने क्या किया, पैनक्रियाज से निकाली हमने एक बीटा सेल। बीटा सेल ही क्या करती थी, इंसुलिन हार्मोन को बनाती थी। तो जो बीटा कोशिका है उसमें जहां पर इंसुलिन बनता था उस जीन को हमने निकाल लिया। उस इंसुलिन वाले जीन को हमने क्या किया, प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। उसको हमने क्या किया, प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। अब इसको जोड़ने के बाद इसको फिर से हमने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करा दिया, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो ये करेगा अपनी कॉपी बराबर बढ़ाते रहेगा, ये अपनी फोटोकॉपी बढ़ाता रहेगा। जब ये डिवाइड होगा तो ये इंसुलिन का जीन भी क्या होगा, बराबर डिवाइड होगा। जब ये इंसुलिन का जीन डिवाइड होगा तो बाद में इसी से क्या होगा, हमारा इंसुलिन हार्मोन बनेगा। और फिर यहां से हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे इंसुलिन हार्मोन को। अब ये बायोटेक्नोलॉजी मतलब बड़े लेवल पर बनाना है हमें, तो बड़े बड़े टैंकरों में इनका उत्पादन हम करेंगे। तो बड़े बड़े टैंकरों में जहां पर भी हमें इस चीज का उत्पादन करना है उस वातावरण को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेराइल, मतलब इन सब चीजों के अलावा वहां पर और कोई चीज ना हो ताकि इनमें मिक्स हो जाए वो, ताकि अशुद्धि हो जाए। तो उनको बचाने के लिए करना पड़ेगा हमें आसपास का पूरा वातावरण कैसा करना पड़ेगा, स्टेराइल करना पड़ेगा। स्टेराइल का मतलब समझ रहे हैं आप, रोगाणु रहित करना पड़ेगा हमें। कैसा करना पड़ेगा, रोगाणु रहित, वहां पर कोई और अन्य चीज ना हो इनके अलावा। फिर इनकी मात्रा क्या करते हैं, बहुत मात्रा में इनका उत्पादन करते हैं, फिर इनको वहां से निकाल करके और डायबिटीज पेशेंट में कहूंगे इंजेक्शन के थ्रू दे दिए जाते हैं। आपको समझ में आया। तो ये हमारी क्या थी, यहां से हमने प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड को कट कर करके इस इंसुलिन जीन को यहां पर ऐड कर दिया। तो इतनी होती है हमारी कौन सी, बायो और जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने इसका क्या किया, जीन परिवर्तित कर दिया, इसका जीन क्या कर दिया हमने, परिवर्तित कर दिया। तो ये होती है हमारी आनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी या आनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक है। या इसके अलावा हाँ, ये हमारा क्या हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग होने के बाद जब इनका हम उत्पादन करेंगे तो जो वो जिस वातावरण में हम करेंगे, मान लीजिए इस कमरे के अंदर हमें करना है, इस कमरे के अंदर बड़े बड़े टैंक हैं, इन बड़े बड़े टैंकों में कई बहुत सारा हमें इंसुलिन बनाना। तो इस पूरे वातावरण में जितना भी रोगाणु उपस्थित होगा या जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया कुछ भी उपस्थित होंगे उनको खत्म कर देंगे ताकि यहां पर अशुद्धि ना हो सके। इनका जब बहुत मात्रा में उत्पादन कर लेंगे तो फिर वही इंसुलिन जो इंजेक्शन आते हैं उनके फॉर्म में पेशेंट को दिए जाते हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बेटा आपको अच्छे से अच्छी चीज समझ में आ सके। देखो फिर से पढ़ा दे रहे हैं। इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थों की रसायन में परिवर्तन कर इसे परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी में परिवर्तन, देखो इसके जीनोटाइप में परिवर्तित किया, फिर उसको उठा करके फिर यहीं प्रवेश करा दिया। जब इसको इसके अंदर प्रवेश करा देंगे तो ये क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन या इंसुलिन जीन का करना बनाना शुरू कर देगा। समझे आप, जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। अब इसके बाद देखते हैं जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग, इसमें करते क्या है, इस प्रक्रम में रोगाणु रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों या सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है। अब इसमें आदि लगा दिया, इसमें और भी चीजें हमारी हार्मोन है, प्रोटीन है, तो कई सारी चीजें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आए, जैव प्रौद्योगिकी के दो सिद्धांत, एक आनुवांशिक इंजीनियरिंग और दूसरा जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग। ये दो हमारे क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं किसकी, बायोटेक्नोलॉजी के। कि सबसे पहले क्या कीजिए, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म से या जीव से आप उसका प्लाज्मिड निकालिए। प्लाज्मिड तो हमें मैक्सिमम बैक्टीरिया में मिलेगा, किसी भी जीव में नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए, देखो कितने बार मान लीजिए बोल दिया हमने। देखो आप क्या करना है, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, आपको पता है कि प्लाज्मिड अपनी फोटोकॉपी करता रहता है, मतलब खुद से ही कर सकता है, उसको कोई जरूरत नहीं होती है, तो करके अपनी मात्रा बढ़ा सकता है, ठीक है। अब हमें कोई एक जीन चाहिए जिसकी हमें इच्छा है,
हमें किसकी इच्छा थी? इंसुलिन जीन की, ताकि इंसुलिन हार्मोन बन सके। तो इंसुलिन वाले जीन को हमने निकाल करके कहाँ डाल दिया? प्लाज्मिड के साथ ऐड करके फिर से उसको बैक्टीरिया में डाल दिया। अब वहां पर इंसुलिन जीन क्या होगा? बनता रहेगा। उस इंसुलिन जीन, अब ऐसा तो है नहीं कि एक कोशिका के लेवल पर हम बात करेंगे बैक्टीरिया, कई सारे लाखों करोड़ों के टैंकर भर में तो कितने सारे हो जाएंगे। तो उस मात्रा, उस लेवल पर हम क्या करेंगे? अपना जीन बनाएंगे, फिर बाद में निकाल लेंगे, वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। आपको तो इतना समझना कि क्या किया हमने, हमने क्या लिया? बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के क्या लिया? प्लाज्मिड को लिया, ठीक है। अब हमें इंसुलिन का जीन चाहिए था, जो हमें जीन चाहिए है वो हमारा कौन सा? इच्छित या इच्छा के अनुसार डिजायर्ड जीन बोलेंगे। डिजायर मतलब पता है आपको? इच्छा होती है, तो उसको बोल दिया हमने डिजायर्ड जीन। अब उस डिजायर्ड जीन को हमने कर दिया प्लाज्मिड के साथ ऐड कर दिया। अब उस प्लाज्मिड के साथ जब ऐड करेंगे तो फिर से उसे कहां डाल देंगे? हम किसके अंदर डाल देंगे? अपने बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, या और अन्य चीज के अंदर डाल देंगे जहां पर वो अपना संख्या बढ़ा सके। तो ये होता हमारा क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब उसको अधिक मात्रा में और उत्पादन करने के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करते हैं, ताकि वहां पर कोई और अन्य चीज ना उपस्थित हो। तो उस वातावरण को तैयार करना क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक प्रक्रम इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है, या जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इतना क्लियर है? अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी की कुछ प्रोसेस हैं कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक एक प्रोसेस को हम यहां पर बता दे रहे हैं, और इन्हीं पांचों छठों प्रोसेस को हमें एक ही लेक्चर में आगे समझना है। सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें डीएनए निकालना है। कौन सा डीएनए निकालना है? जिसकी हमें करनी है मात्रा चाहिए है, या जिसकी उत्पाद हमें चाहिए। जैसे कि हमें इंसुलिन चाहिए था, तो इंसुलिन वाले हम डीएनए को सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। जो इंसुलिन जिससे जीन से बनता है उसको हम निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए पहले हमें डीएनए निकालना पड़ेगा, फिर डीएनए को हम कट करके जीन निकाल लेंगे, फिर जीन निकालने के बाद उसको हम प्लाज्मिड, अब प्लाज्मिड पता क्या होता है हमारा? प्लाज्मिड बोलते हैं हम संवाहक या वेक्टर, उसके साथ जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसको डालेंगे किसके अंदर? जिसमें वो अपनी संख्या बढ़ा सके। बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया मान लो। अब वहां पर उनकी संख्या बढ़ रही है, जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो फिर वहां से उनको हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। समझे? तो यही जो पांचों छठों प्रक्रम है, इन्हीं पर पूरी हमारी क्या है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले क्या किया हमने? डीएनए का विलगन। विलगन मतलब होता है पृथक्करण या आइसोलेशन। डीएनए को निकाला, फिर डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ा। सॉरी, ये वाला स्किप हो गया था पॉइंट, क्योंकि डीएनए क्या होता है? बहुत लंबा धागा होता है, उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ना पड़ता है। अभी हम पढ़ाएंगे इसको। जब डीएनए खंडों का संवाहक से, और फिर वो डीएनए के छोटे छोटे जो खंड थे उनको किसके साथ जोड़ेंगे? प्लाज्मिड या संवाहक। अभी इस पर बात करने वाले हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट कर दिया चैप्टर खत्म। कम से कम 5 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर में। और पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण। अब ये पुनर्योगज डीएनए क्या होता है? ये हमारा प्लाज्मिड था। क्या था हमारा? प्लाज्मिड था। इस प्लाज्मिड के साथ हमने क्या किया था? कोई एक दूसरा डिजायर्ड जीन हमने जोड़ दिया था। क्या जोड़ दिया था? डिजायर, या जो इच्छा के अनुसार जो भी हमारा वांछित जीन था। वांछित बोल लीजिए, आपको डिजायर्ड नहीं बोलना, वांछित बोलिए। तो ये जो हमारा डीएनए बना, ये कौन सा हो गया? हमारा पुनर्योगज डीएनए हो गया। क्या हो गया? पुनर्योगज। मतलब इसमें हमने किसी चीज को और मिला दिया। पहले हमारा पूरा ये साधारण प्लाज्मिड था, फिर हमने क्या किया? इसको यहां से कट करके इसमें किसी और चीज को ऐड कर दिया। इसमें किसी और चीज को ऐड कर दिया। तो ये जो हमारा डीएनए है, ये पुनर्योगज डीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात करेंगे इस पर। जब ये इसके साथ जोड़ देते हैं तो फिर इसको कहां ले गए थे हम? किसके अंदर ले गए थे? फिर बैक्टीरिया के अंदर इसको डाल दिया था। तो परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण। ये हमारा पुनर्योगज डीएनए बन चुका, इसको हम कहां ले गए? परपोषी के अंदर ले गए। परपोषी हमारा कौन सा है? जहां पर हम इसकी संख्या बढ़ा सके। मान लीजिए बैक्टीरिया के अंदर ही हमने इसको प्रवेश करा दिया, फिर उसकी फिर क्या करेंगे? हम मात्रा बढ़ाएंगे, उसकी संख्या और ज्यादा करेंगे। देखो, पांचों छठों पॉइंट को हम यहां बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? वांछित हमारा डीएनए निकाला, ठीक है। क्या निकाला? वांछित डीएनए निकाला। फिर इस वांछित डीएनए को क्या किया हमने? प्लाज्मिड के साथ क्या कर दिया? ऐड कर दिया। प्लाज्मिड के साथ हमने क्या कर दिया? इसको ऐड कर दिया। किसके साथ ऐड कर दिया भाई? प्लाज्मिड के साथ ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? पुनर्योगज डीएनए हो गया। पहले नंबर पर क्या किया हमने? किसी कोशिका को तोड़ करके। अब जो डीएनए कहां होता है? वो कोशिका के अंदर होता है। कोशिका के अंदर कहां पर? न्यूक्लियस या केंद्रक में। वहां से हमने वो वांछित डीएनए निकाला। उस वांछित डीएनए को जोड़ा हमने किसके साथ? प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड के साथ जोड़ने के बाद इसको हम कहां प्रवेश करा देंगे? होस्ट के अंदर। अब होस्ट हमारा क्या हो सकता है? बैक्टीरिया भी हो सकता है, या कोई और अन्य चीज भी हो सकती है।
उसके अंदर हमने प्रवेश करा दिया। प्रवेश कराने के बाद इनकी करेंगे संख्या बढ़ाएंगे। जब इनकी संख्या बढ़ेंगी तभी तो हमें इनकी संख्या बढ़ेंगी, हमारे जीन की संख्या बढ़ेंगी। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, फिर जब बड़ी हुई संख्या से क्या करते हैं, हम इस वांछित जीन को बाहर निकाल लेंगे और इसका उपयोग हम और अन्य चीजों में कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, कई सारी संख्या में बढ़ा लेंगे। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ाएंगे, इनकी संख्या क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और इन जो ये जो संख्या बड़ी है, इन सभी संख्याओं से क्या करेंगे, हम इस जीन को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। हमें कई सारा ये डीएनए मिल जाएगा। अब एक एक क्रम पर हमें अच्छे से बात करनी है। आज हम इस वाले लेक्चर में बात करने वाले हैं केवल डीएनए को निकालेंगे कैसे, जो डीएनए का पृथक्करण है वो करेंगे कैसे, पहला पॉइंट ये। फिर इसके बाद हमने क्या किया, डीएनए को जोड़ दिया किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ। किसके साथ जोड़ दिया, प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड के साथ जोड़ने के बाद इसका क्या किया हमने, स्थानांतरण किया। जो हमारा पुनर्योगज डीएनए, ये क्या था हमारा पुनर्योगज डीएनए। अब ये जो प्लाज्मिड होता है ये भी हमारा डीएनए ही होता है, ऐसा आप ये ना समझ लेना कोई एक अलग से चीज है ये। तो ये क्या होता है, हमारा पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए को कहां किया, इसके अंदर हमने स्थानांतरण किया। स्थानांतरण करने के बाद इनकी क्या किया हमने, संवर्धन। संवर्धन मतलब कल्चर, कल्चर मतलब संख्या बढ़ाना। लो हम सिंपल लैंग्वेज में लिख के दे रहे हैं, संख्या बढ़ाना। ठीक है, अब क्या होगी, इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो उसमें से क्या करेंगे, बढ़ी हुई संख्या से हम वांछित जीन को अलग कर लेंगे, वांछित जीन को अलग कर लेंगे। ठीक है, उसी की हमें जरूरत थी, कर लेंगे भाई। ठीक है, ये है पूरा, इतने में हमारी बायोटेक्नोलॉजी आई है। लेकिन अब इतना भी करने के लिए हमें हर एक चीज के लिए एक लेक्चर लगने वाले हैं। पहला, दूसरा, स्थानांतरण तीसरा, संवर्धन चौथा और यहाँ पर पांचवा। अभी इसमें बहुत सी चीजें अभी इंक्लूड होने वाली हैं, समझे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने कौन से पहले पॉइंट के में। इसमें क्या था हमारा, डीएनए का विलगन या पृथक्करण। डीएनए का विलगन, इसी को बोलते हैं पृथक्करण या अलग करना। क्या बोलते हैं इसी को हम, अरे भाई सही तो लिखा था, पृथक्करण या अलग करना। इतना तो आपको पता, आइसोलेशन भी बोलते हैं। इतनी सारी प्रोसेस होनी है और इसी में हमारी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जानी है। अब देखो, आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण करेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको पहले एक कहानी सुनाते हैं। कहानी मतलब ओवरऑल। देखो, आपको पता है कि डीएनए होता कहाँ है हमारा, डीएनए क्रोमोसोम होता है या गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र क्या करते हैं हमारे, कहां पर होते हैं, किसके अंदर, केंद्रक के अंदर होते हैं। केंद्रक कहां होती है, कोशिका के अंदर होती है, समझे आप। तो जो वांछित डीएनए है वो किसी भी चीज का हो सकता है, वो वायरस में भी हो सकता है, वो हमारे किसमें हो सकता है, फंजाई या कवक में भी हो सकता है, प्रोटोजोआ में भी हो सकता है, वो हमारे प्लांट में भी हो सकता है, वो किसमें हो सकता है, हमारे मनुष्य में भी हो सकता है। क्या करेंगे, अब उस डीएनए को निकालने के लिए हमें सबसे पहले कोशिका निकालनी पड़ेगी, फिर उस कोशिका को हम तोड़ेंगे। कोशिका को तोड़ने के बाद क्या करेंगे, हमें डीएनए मिलेगा, समझे आप। तो समझो, मान लीजिए ये हमारी कोशिका थी। क्या थी, हमारी कोशिका थी। इस कोशिका के अंदर क्या होगा, हमारा केंद्रक होगा। ठीक है, अब आपको पता है इसमें केंद्रक है। अब ये हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। अब ये जो आनुवांशिक पदार्थ है ये आसानी से नहीं मिलने वाला। सबसे पहले अगर हमारी किसकी कोशिका है, प्लांट की कोशिका है। किसकी कोशिका, प्लांट या पादप कोशिका है या फंजाई की कोशिका। तो इन सब में क्या होती है, कोशिका बाहर, कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसको तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे, सेल वॉल तोड़ेंगे। सेल वॉल तोड़ने के बाद हम इस सेल को नष्ट करेंगे। किसको नष्ट करेंगे, सेल को नष्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेल को नष्ट करेंगे। देखना, देखते आना भाई एक एक स्टेप। अब सेल नष्ट हो गई, अब हमारा क्या बचा, केंद्रक बचा। केंद्रक के अंदर क्या बचा, हमारा आनुवांशिक पदार्थ बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस केंद्रक को न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा क्या करेंगे, इस केंद्रक को भी तोड़ देंगे। जब केंद्रक टूट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल आनुवांशिक पदार्थ या आनुवांशिक पदार्थ हमारे पास बचेगा। अब आपको पता है इस आनुवांशिक पदार्थ में क्या हो सकती है, काफी चीजें होती हैं हमारी। ठीक है, इसमें प्रोटीन भी होती है, इसके अंदर इसके अंदर, और हमारा आरएनए भी यहीं पर प्रेजेंट होता है। तो क्या करना, हमें चाहिए केवल क्या, डीएनए चाहिए। क्या चाहिए, केवल डीएनए। अब यहाँ पर आरएनए भी हो सकता है, थोड़ा सा दूसरे कलर से बना दे। और प्रोटीन तो आपको पता है, हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ जुड़ी रहती है कहीं ना कहीं बीच में, दूसरे कलर से बना दे। जो हमारा क्रोमोसोम गुच्छे में होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी लगी रहती है। ये ग्रीन कलर से बनाया, ये हमारा आरएनए है। क्या है, हमारा आरएनए है। ठीक है, अब ये जो है हमारी, ये प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, और ये हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है भाई, हमारी
हिस्टोन प्रोटीन है, और ये हमारा क्या है, डीएनए मान लीजिए, क्या है हमारा डीएनए या क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोल लीजिए। अब इन सब चीजों को अलग भी करना है, क्योंकि हमें चाहिए केवल क्या, डीएनए बस चाहिए। तो क्या करेंगे, अब इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, हम प्रोटीएज एंजाइम के साथ, प्रोटीएज एंजाइम और आरएनएज एंजाइम के साथ। ये दोनों क्या है, हमारे एंजाइम है, एक प्रोटीन का एंजाइम है, एक आरएनए का एंजाइम है। इतना समझ में आया। पहले हमने क्या निकाली, कोशिका निकाली, उस कोशिका को खत्म किया। अगर उनके ऊपर कोशिका भित्ति होगी तो सबसे पहले कोशिका भित्ति तोड़ेंगे, उसके बाद हम कोशिका को निकालेंगे। कोशिका को खत्म करने के बाद हमारे पास केंद्रक आ जाएगा। केंद्रक को खत्म करने के बाद हमारे पास यहाँ पर काफी पदार्थ आ जाएंगे, जिसमें आरएनए, प्रोटीन और डीएनए हमारा होगा। तो हमें आरएनए भी नहीं चाहिए, प्रोटीन भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल क्या, डीएनए। तो इस पूरे पदार्थ की क्रिया कराएंगे हम किसके साथ, प्रोटीएज एंजाइम के साथ और आरएनएज एंजाइम के साथ। अब आपको पता है कि प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को तोड़ देगा, आरएनएज एंजाइम किसको तोड़ देगा, आरएनए को तोड़ देगा। इतना क्लियर है। तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, केवल केवल हमें इस टाइप का आनुवांशिक पदार्थ मिल जाएगा। ठीक है। अब इस आनुवांशिक पदार्थ ऐसा तो है नहीं है कि कोई अलग करते आ रहे, ऐसे बीनते हुए अलग करते आ रहे, ये किसी उसमें भरे होंगे, इस टाइप के, ये फ्लास्क में ये पूरा सॉल्यूशन भरा होगा। ठीक है, फ्लास्क ही बना लेते हम तो बहुत अच्छा रहता। अभी भी बन सकता है, क्या गुंजाइश है? चलो मान लीजिए, आप सपोज कर लेना कि ये सब चीजें क्या हुई हैं, हमारी यहां पर भरी हुई हैं। ठीक है, यहां पर इसमें भरी हुई है। ठीक है, लास्ट में हमें क्या मिला, आनुवांशिक पदार्थ मिला। अब हमें आनुवांशिक पदार्थ को इन सब चीजों से अलग करना, तो क्या करेंगे, इस आनुवांशिक पदार्थ, ये सब मटेरियल अब इसी में सब फंसा है, टूट जरूर गया लेकिन डला इसी में है सब। इसको क्या करेंगे हम, इसमें भरेंगे एल्कोहल, चिल्ड एथेनॉल एल्कोहल, जो दारू पीते हो ना आप, वो इसमें भरेंगे और इसमें उठा करके पूरा मटेरियल डाल देंगे। फिर उसको उठा करके हमने इसको इसमें डाला, और इसी में हमारा क्या, चिल्ड एथेनॉल भरा है। क्या भरा, एथेनॉल, जो दारू होती है पीने वाली। ठीक है, उसके इसमें भरा, और उसको भरने के बाद एक चम्मच से इसको घुमाएंगे। ठीक है, चम्मच थोड़ी सी अच्छी बन जाए, ये चम्मच से क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। उस चम्मच से लेकर क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद क्या होगे, जो एक आनुवांशिक पदार्थ होगा वो सिलरी एक थक्का सा बना लेगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये ना समझना कि आप कितने छी वाली बात करें। देखो आपने नाक देखी है, जब आपकी नोजी आती है, आपको जुकाम हो जाता है, देखने उसके बाद क्या होता है, बैक्सी या चिकना सा पदार्थ निकलता है, नाक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नाक तो ये होती है, लेकिन उसमें कुछ पदार्थ निकलता है, तो वो कैसा होता है, एकदम गाढ़ा सा, चिकना सा, अजीब सा पदार्थ होता है। उसी फॉर्म में क्या होगा, हमारा आनुवांशिक पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम इस चम्मच के द्वारा क्या होंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। और ये शायद आपको इस डायग्राम के द्वारा समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या किया था, ये फ्लास्क है, क्या था, ये पूरा फ्लास्क था। इस फ्लास्क में क्या था हमारा, इस फ्लास्क में क्या था हमारा, फ्लास्क में हमने सब पदार्थ भर दिया था। शुरुआत कहां से हुई थी, चलो देखो, इसको हम फ्लास्क में ही समझा दें। ये हमारा फ्लास्क है। ठीक है, इस फ्लास्क में क्या डाली हमने, सबसे पहले कोशिका डाली, पूरी क्या डाली, कोशिका डाली। ठीक है, कोशिका डालने के बाद उसको तोड़ा गया। ठीक है, कोशिका टूटी तो फिर क्या बचा, हमारा केंद्रक बचा। क्या बचा, केंद्रक बचा। अब इसमें क्या है, हमारा केवल केंद्रक है। क्या है, केवल केंद्रक। तो केंद्रक को तोड़ने के लिए हमें यहाँ पर क्या डालेंगे हम, देखो अब यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे होंगे कोशिकाएं तोड़ी कैसे थी। अगर किसकी, अगर प्लांट की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, तो हम किसको डाल देंगे, सेलुलेज एंजाइम को डाल देंगे। अगर कवक की कोशिका तो हम काइटिनेज डाल देंगे, तुम्हारी कोशिका भित्ति टूट जाएगी। जब कोशिका भित्ति टूटेगी तो हमारी कोशिका फट जाएगी पूरी। तो कोशिका के फटने के बाद क्या होगा, यहाँ पर केंद्रक बचेगा। अब केंद्रक को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें न्यूक्लियस एंजाइम डालेंगे। क्या डालेंगे, न्यूक्लियस एंजाइम, जो क्या करेगा, केंद्रक को तोड़ देगा। और केंद्रक जब टूट जाएगा तो इसमें क्या क्या बचेगा हमारा, इसमें क्या क्या बचेगा हमारा, सबके अभी नाम लिख देंगे। कुछ बच्चे कह रहे होंगे पता नहीं क्या करने में लगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, परेशान मत होइए। मार साहब अभी आपके यहीं पर हैं, कहीं गए नहीं। ये क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या थी, कोशिका थी। कोशिका को तोड़ने के लिए अब मान लीजिए हमने यहाँ पर कवक की कोशिका ले ली, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन को तोड़ने के लिए हम एंजाइम डालेंगे इसमें, काइटिनेज। तो जब कोशिका टूट जाएगी तो क्या बचेगा हमारा, केवल केंद्रक बचेगा। क्या बचेगा, केवल केंद्रक बचेगा। केंद्रक को तोड़ने के हम डालेंगे न्यूक्लियस एंजाइम। जब केंद्रक टूट जाएगा तो केंद्रक से क्या होंगे, हमारी हिस्टोन प्रोटीन बाहर निकलेंगी, और आनुवांशिक पदार्थ बाहर निकलेगा, और आरएनए वगैरह बाहर निकलेगा। अब इन सब चीजों को हमें खत्म करना है।
किनको? आरएनए और प्रोटीन को। अगर ये साथ में रहेंगे, हम इनको निकालेंगे तो ये भी बाहर आ जाएंगे, तो अशुद्धि हो जाएंगे। तो इनको खत्म करने के लिए क्या डालेंगे हम यहाँ पर? आरएनएज डालेंगे। आरएनएज क्या होता? आरएनए के तोड़ने वाला एंजाइम होता। और क्या डालेंगे? प्रोटीएज डालेंगे। क्या डालेंगे? प्रोटीएज। ये प्रोटीन को तोड़ देगा। ठीक है, तो लास्ट में, अंत में जाकर के हमें क्या मिलेगा? केवल आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? एक थक्के के रूप में क्या होगा? यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भरा क्या है हमारा? चिल्ड एथेनॉल भरा है। क्या भरा है इसमें हमारा? चिल्ड एथेनॉल, एल्कोहल भरा है। क्या भरा है? चिल्ड एथेनॉल, एल्कोहल भरा हुआ है। ठीक है, इसमें तो अभी पूरी कोशिका के अंदर सब कुछ है। ठीक है, इसको करेंगे, अभी ऐसी चम्मच लेंगे, इसको ऐसे घुमा करके ऐसे बाहर निकाल लेंगे। अगर आपने कभी फालूदा खाया होगा, ठीक है, फालूदा में जो सेवइयां होती हैं, उसको आप चम्मच के द्वारा से निकाल दो ना, उसमें क्या कितना कुछ डला रहता है, मलाई या दूध वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन जब चम्मच को निकाल दो तो उसी प्रकार से क्या करते हैं हम यहाँ पर डीएनए को एक स्पून के द्वारा इस तरीके से बाहर निकाल दें। देखो यहाँ से ये दिख रहा, यहाँ से क्या करेंगे? इसको बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें क्या होगा? हमारा आनुवांशिक पदार्थ निकल आएगा। अब आनुवांशिक पदार्थ तो क्या होगा? बहुत बड़ा डीएनए का धागा होगा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। ठीक है, तो अब इसमें से हमें केवल वांछित जीन चाहिए। अब पूरा डीएनए तो नहीं चाहिए ना हमें डीएनए का कुछ थोड़ा बहुत टुकड़ा चाहिए जो हमारा इच्छा के अनुसार जीन होगा। ठीक है, क्या करेंगे? अब इस डीएनए को करना है छोटे छोटे भागों में तोड़ना है। अभी तक क्या किया हमने? केवल अभी तक केवल हमने यहां से डीएनए को बाहर निकाला है। यहां से केवल अभी हमारा क्या होगा? आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए बाहर निकला है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए बाहर निकला है। अब इस आनुवांशिक पदार्थ को हमें क्या करना है? इसको कट करना है। इसको हम कट करेंगे, तो इसको कट करने के लिए क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर एक पूरा लेक्चर होगा। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि ये एक प्रकार की कैंची की तरह काम करता, और ये कैंची कैसी? डीएनए को काटने वाली कैंची। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो करता है डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काट देता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे कहां पर? इसको काटने के लिए। तो वो क्या करेगा? छोटे छोटे खंडों में डीएनए को तोड़ देगा। फिर हम क्या करेंगे? इस छोटे छोटे खंडों में जो कटा है हमारा डीएनए, इसको लाएंगे हम इस जगह पर। अब यहां पर आपको एक प्लेट दिख रही है, इस प्लेट में क्या करते हैं? मान लीजिए एक प्लेट है, ये मान लीजिए एक पूरी प्लेट है। ठीक है, सादा प्लेट बना दी। इस प्लेट में क्या हुए? इस तरफ ऐसे चार क्या होते हैं? खांचे होते हैं। क्या होते हैं? खांचे होते हैं। जहां पर ये आपको ये खांचे दिख रहे हैं, कूप बोल दिया उन्होंने। क्या बोल दिया? कूप बोल दिया। और क्या करते हैं? इस तरफ हम क्या करते हैं? प्लस चार्ज रखते हैं। इस तरफ क्या रखते हैं? इस तरफ प्लस चार्ज रखते हैं। इस तरफ क्या रखते हैं? माइनस चार्ज होता है। अब क्या करते हैं? जो भी हमने डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, और यहां पर भरते क्या है? यहां पर भरते हैं हम एगारोज जेल भरते हैं। क्या भरते हैं? एगारोज, एक जेल होता है, उसको हम भरते हैं। यहाँ पर जेल तो आप जानते हो, स्ट्रॉबेरी वाली वो जेली की चॉकलेट आती थी, आपने खाई होंगी, जेली जो आती थी, वो यहाँ पर हमने उस टाइप का जेल भर दिया पूरे में। और यहाँ पर हमने जो डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ा था, उसको यहाँ पर हमने भर दिया। यहाँ पर छोटे छोटे खंडों में डीएनए को भर दिया जो तोड़ा था। यहाँ पर हमारा क्या भरा? एगारोज जेल भरा। इस तरफ धनात्मक चार्ज, इस तरफ ऋणात्मक चार्ज। अब आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो हमारा कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है या ऋणात्मक आवेशित होता है। अब ऋणात्मक ऋणात्मक होगा, उसको रिपेल करेगा, दूर को भागेगा। वो इस तरफ धनात्मक तो वो अपनी तरफ खींचेगा। तो डीएनए जो हमारा होगा वो इस तरफ को भागेगा, इस तरफ को आगे की तरफ भागेगा। और इसको, ये जो हमने डीएनए है, इसको करते हैं हम इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करते हैं? स्टैन कर देते हैं, या इसमें कलर कर देते हैं। किसके द्वारा? इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा, ताकि जब हम इसको यूवी रेस से देखें तो वो हमें कैसा? नारंगी रंग का दिखने लगे। समझे आप? क्योंकि हमें डीएनए को पहचानना भी है तो है। जब हमने यहाँ पर डीएनए, कटा हुआ डीएनए यहाँ पर भरा इन कूपों में, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर धनात्मक तो अपनी तरफ खींचेगा। अब जो जितना छोटा होगा वो उतना ही आगे पहुंच जाएगा, जो जितना बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं? हम कटे हुए डीएनए को अलग कर लेते हैं, तो हमें छोटे छोटे खंड क्या हुए? डीएनए के मिल जाते हैं। तो यही क्या था? हमारा डीएनए का पृथक्करण या विलगन था। अभी फिर से इसको एक बार रिपीट कर देंगे, जब पढ़ाएंगे, जब एक लाइन रीड करेंगे तब भी आपको दोबारा रिपीट होना, तो 3-4 बार आपका रिवीजन हो जाता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण कैसे करते हैं? देखो, डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने के लिए यह आवश्यक है कि यह दूसरे वृहद अणुओं से मुक्त या शुद्ध रूप में होना चाहिए। देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कब काटेंगे? जब क्या क्या हो जाए? हमारा कोशिका से बाहर निकाल ले हम पूरे अलग रूप में, ना उसके आसपास क्या हो? आरएनए हो, ना उसके आसपास प्रोटीन हो, केवल क्या हो? डीएनए हो। तो हमारा आरी, आरी आपने सुना होगा, आरी जो काटने वाला होता,
वही आरी यहाँ पर है, बस इसका नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। समझे? आपने हिंदी वाली आरी देखी, लकड़ी वगैरह काटते हैं जिससे हम, वही ये वाली आरी क्या करती है, डीएनए को काटती है। ये क्या होती है, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करती है, आणविक कैंची की तरह। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि आणविक कैंची की तरह कौन काम करता है, तो आरी की कौन काम करता है आणविक कैंची की तरह, हमारा प्रतिबंधन एंजाइम या आरी। तो सबसे पहले करता क्या, आरी क्या करेगा, जो भी डीएनए के आसपास जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं, बड़े बड़े कौन कौन से, प्रोटीन ना हो उसके आसपास, ना ही आरएनए हो, या और भी अन्य चीज उसके आसपास ना हो, तो उनको पहले अलग करो और वहां से निकाल लो केवल प्योर डीएनए। तो डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा, ताकि डीएनए दूसरे बड़े अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, शर्करा, लिपिड, इन सब चीजों से क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका या पादप या जंतु कोशिका, अब कोशिका कई प्रकार की हो सकती है हमारी, जंतु कोशिका हो सकती है, पादप कोशिका हो सकती है, कवक कोशिका हो सकती है, वायरस कोशिका हो सकती है, कोशिका कई प्रकार की हो सकती है। तो इनको तोड़ने के लिए क्या होता है, हमें एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। अगर पादप कोशिका तो उसको सेलुलोज एंजाइम से करेंगे, कवक कोशिका तो उसको काइटिनेज के द्वारा करेंगे, और हमारे बैक्टीरिया की है तो उसको लाइसोजाइम के द्वारा तोड़ देंगे। जब हमारी कोशिका टूट जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, केंद्रक बस मिल जाएगा। फिर उस केंद्रक को क्या करेंगे, न्यूक्लियस के साथ क्रिया कराएंगे। आप जानते हो जो जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं, वह हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ गुथे रहते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, आरएनए को राइबोन्यूक्लियस, केवल आरएनए को किसके द्वारा, राइबोन्यूक्लियस या आरएनएज एंजाइम से उपचारित कर अलग कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज के द्वारा, ठीक है, दूसरे अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे हमारा शुगर है तो उनको अलग एंजाइमों के द्वारा ठीक अलग कर लेंगे, अल्कोहल है तो उसको अलग लाइपेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद, अब ये जो हमें बाद में पदार्थ बचता है उसको डालेंगे हम किसके साथ, उसमें मिलाएंगे हम एथेनॉल। एथेनॉल मिलाने से हमारा डीएनए कैसा होता, अक्षेपित हो जाता, क्या हो जाता, अवक्षेपित या प्रेसिपिटेट बन जाता, जिसको हम एक स्पून के द्वारा बाहर निकाल लेंगे। जब वो बाहर निकल आएगा तो ये कैसा दिखता है, निलंबन में महीन धागों के रूप में देख सकते हैं हम किसको, डीएनए को। जैसा कि इस डायग्राम में ये क्या है, एकदम पतले पतले धागों की तरह दिख रहा होगा, एकदम जैसे वो फालूदा में सवैयां निकल के आती हैं हमारी। अब डीएनए को करना विशिष्ट भाग जगहों पर हमें काटना हो, वो किसके द्वारा हम काटेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। शोधित डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनकी इष्टतम या ऑप्टिमम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न होता है। ठीक है, वैद्युत का संचलन, प्रतिबंधन एंजाइम पाचन को नियंत्रित करने के काम आता है। वैद्युत कण संचलन कौन सा था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रभाव, ये इसको हम बोलते हैं विद्युत कण संचलन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं विद्युत कण संचलन, क्योंकि इसमें क्या होता है, आवेश होता है, और विद्युत के द्वारा क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं, आवेश या चार्ज के द्वारा इनको अलग करते हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, विद्युत आवेशित कण बोल दिया, वो विद्युत आवेशित संचलन बोल दिया, आवेशित कण संचलन। डीएनए कैसा होता है, हमारा ऋणात्मक आवेशित अणु है, इस कारण से यह धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर भागता है, बताया तो उस तरफ भागेगा ये। यह प्रक्रम संवाहक डीएनए के साथ भी दोहराया जाता है। संवाहक डीएनए कौन सा, प्लाज्मिड वाला डीएनए। अभी हम केवल कहां किसकी बात कर रहे हैं, केवल अभी हम वांछित डीएनए की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम प्लाज्मिड वाले डीएनए को भी अलग करते हैं। जो वो गोल गोल सर्कुलर डीएनए था ना, क्रोमोसोमल वाला, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वाला, उसको भी हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस के द्वारा अलग करते हैं। चाहे डीएनए चाहे जो सा भी हो, चाहे वो हमारा संवाहक डीएनए हो, चाहे हमारा कौन सा हो, वांछित डीएनए हो, दोनों को अलग करने की प्रोसेस सेम है। डीएनए का पृथक्करण एवं विलयन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। जब हम आरी के द्वारा काटेंगे तो डीएनए छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा। इन खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैल विद्युत कण संचलन या जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस बोलते हैं। चूंकि डीएनए खंड क्या होते हैं, ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं, इसलिए इन्हें वैद्युत क्षेत्र में माध्यम आधात्री द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग कर लेते हैं। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं पूरा बकायदा डायग्राम के द्वारा। डीएनए खंडों को एगारोथ जेल के छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग कर लेते हैं। जो जितना छोटा होगा वो उतना आगे जाएगा, जो जितना बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा। इतना क्लियर है आपको। इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वे अधिक दूर तक जाएंगे। ठीक है, पृथक्कृत डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं जब इस डीएनए को हम किसके द्वारा कलर करें, इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा कलर करें। जब इसको हम इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा कलर कर देते हैं और पराबैंगनी किरणों पर डालकर इसको देखते हैं तो ये हमें कैसे नारंगी रंग के दिखते हैं, ऑरेंज कलर के प्रतीत होते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड
अभिरंजित जेल को पराबैंगनी प्रकाश से देखने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की क्या होती है, वह पट्टी दिखाई पड़ती है। डीएनए की यह पृथककृत पट्टियों को एगारोथ जेल से काटकर, अब वो जेल में तो फंसी हुई हैं, तो जब वो उस जेल से करेंगे उनको जेल को अलग कर करके वो छोटे छोटे पार्ट डीएनए के हम निकाल लेंगे काट करके, जेल के टुकड़ों को क्या करते हैं, निष्कर्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, छालन या इल्यूशन भी बोलते हैं, इसको छालन या इल्यूशन कहते हैं। इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग संभाग से जोड़ करके पुनर्योगज डीएनए निर्माण उपयोग किया जाता है। देखो अब हमारे पास डीएनए के टुकड़े मिल गए थे, मान लीजिए ये डीएनए के टुकड़े मिल गए थे। अब इन डीएनए के टुकड़ों को क्या करेंगे हम, मान लीजिए ये हमारे पास क्या था, प्लाज्मिड था। अब इन डीएनए के टुकड़ों को इनके साथ हमने जोड़ दिया, मान लो ये क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये जो हमारा डीएनए है, ये हमारा कौन सा डीएनए है, पुनर्योगज डीएनए है। क्या है हमारा, पुनर्योगज डीएनए। अब इस पुनर्योगज डीएनए को हम क्या करेंगे, होस्ट के अंदर या परपोषी के अंदर पहुंचा देंगे, जो हम अभी आगे कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आज हमें केवल इतना करना था कि डीएनए को हमने क्या किया, अलग किया, डीएनए को अलग किया, उनके खंडों को तोड़ा। तो ये सब कैसे किया, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर से एक बार पूरा लेक्चर अभी आपको रिकॉल करा देना। डीएनए का पृथक्करण, डीएनए का पृथक्करण क्या था, सबसे पहले हमने कोशिका ली। ठीक है, कोशिका कौन सी, अब मान लीजिए वो कोशिका कोई भी हो सकती है, कवक की कोशिका भी हो सकती है, जीवाणु की कोशिका भी हो सकती है, और जंतु की कोशिका भी हो सकती है, पादप की कोशिका हो सकती है। अब उस पादप कोशिका को तोड़ेंगे, मान लीजिए हमने कवक की कोशिका ले ली, तो कवक की कोशिका को तोड़ने के लिए कवक के ऊपर क्या होती है, किसकी, काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति तोड़ेंगे किसके द्वारा, काइटिनेज एंजाइम के द्वारा। काइटिनेज के द्वारा तोड़ा, कोशिका फट गई, कोशिका फट गई तो हमें क्या मिल जाएगा, केंद्रक मिल जाएगा। केंद्रक के अंदर ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब केंद्रक को तोड़ने के लिए हम न्यूक्लियस एंजाइम की क्रिया कराएंगे, तो उससे केंद्रक टूट जाएगा। केंद्रक टूटने के बाद उसके अंदर आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा और अन्य चीज भी होंगे। तो आरएनए को तोड़ने के लिए हम आरएनएस या राइबोन्यूक्लियस, ठीक है, और उसके अलावा प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, इनको डालेंगे। तो ये सब चीजें क्या होंगी, टूट जाएंगे। केवल क्या बचेगा, हमारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। उसमें मिलाएंगे हम एल्कोहल, चिल्ड एल्कोहल। जब उसमें चिल्ड एल्कोहल मिलाएंगे तो वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट के रूप में हो जाएगा। प्रेसिपिटेट आपको बताया, जैसे कि फालूदा में वो सेवइयां, वो प्रेसिपिटेट का काम करती है, अवक्षेपण। उस अवक्षेपण को करेंगे हम स्पून के द्वारा बाहर निकाल लेंगे। क्यों बाहर निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा आरी है वो केवल डीएनए को काट सकता है और अन्य चीजों को नहीं। तो उसको क्या करते हैं, आरी के साथ प्रक्रिया कराते हैं। तो वो आरी क्या करता है, डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है। अभी आरी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आरी के बारे में और पढ़ाना है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आरी से ही बनते हैं। आरी मतलब प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इतना क्लियर है। अब आरी के साथ क्रिया करा दी तो हमारा क्या हो गया, हाँ, अब डीएनए छोटे छोटे खंडों में टूट गया। अब उन छोटे छोटे खंडों को अलग करना है। तो उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं। उस प्लेट में करते हैं आगे जिस साइड हम ऋणात्मक साइन रखते हैं, उस साइड हमारे कूप होते हैं, उसी साइड हम डीएनए भरते हैं। और उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, धनात्मक चार्ज लगाते हैं या आवेश लगाते हैं, ताकि जो ऋणात्मक डीएनए है वो धनात्मक की तरफ भाग सके। तो जो छोटा डीएनए होगा वो ज्यादा तेज भागेगा किस तरफ, धनात्मक की तरह, और जो बड़ा डीएनए होगा पीछे रह जाएगा। समझे। और इसको क्या करेंगे, जो भी हमने डीएनए, ये प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को बोला कि हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल विद्युत कण संचलन। क्या किया हमने, इसको कराई हमने इथिडियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया। इथिडियम ब्रोमाइड के साथ मतलब क्यों रंगते हैं इनको, क्योंकि ऐसे में अगर ऐसे तो हम देख नहीं पाएंगे इनको। जब इनको इथिडियम ब्रोमाइड के साथ रंग देते हैं और यूवी किरणों के द्वारा देखते हैं तो ये हमें कैसे पराबैंगनी कलर के दिखने लगते हैं। सॉरी गलत बोल रहे हैं, पराबैंगनी किरणों के द्वारा जब इनको देखते हैं तो ये हमें नारंगी रंग के दिखने लगते हैं। कैसे दिखने लगते हैं, नारंगी रंग के दिखने लगते हैं। इतना क्लियर है। तो ये आज का लेक्चर है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने डीएनए अलग कर लिया, अब डीएनए को करते हैं प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं और जोड़ करके कहाँ पहुंचा देंगे, हमारे परपोषी में, जहां से हम इनकी मात्रा बढ़ा सकें। ठीक है, तो वो अपनी हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी पार्ट आपको डाउट है कि यहाँ पर समझ में नहीं आया वो नीचे जाकर कमेंट करें, उसका आंसर आपको वहीं दे देंगे। ठीक है, और जो भी पार्ट आपको बेस्ट लगे उसको भी कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं अपने नए अगले लेक्चर में। थैंक यू बेटा।